दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, ये तीन प्रमुख चेहरे भारतीय राजनीति के तीन प्रमुख चेहरे आपके स्क्रीन पर सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी, ये इनका भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर बिहार में जो है जन अधिकार यात्रा तथा वोटर अधिकार यात्रा की तर्ज पर जो है इनकी रैली चल रही है और ये सड़कों पर चल रहे हैं। इनके साथ आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव भी दिखाई दे रहे हैं और मुकेश साहनी। अब बात मुकेश साहनी की नहीं है, बात यहाँ पे बिहार में एक चुनाव है, तो बिहार में चुनाव के साथ साथ दो प्रमुख चेहरे माने जाएंगे जो कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे हैं। आरजेडी के इस समय नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जो कि लगातार उनकी जन अधिकार यात्रा चल ही रही है। इस समय राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के ऊपर एक से एक खुलासे कर दिखे हैं और तमाम सबूतों के और तमाम प्रमाणों के, जो कि मजबूत प्रमाण है ज़बरदस्त सबूतों के साथ। लेकिन अब इस पर विपक्ष जो है लगातार चुनाव आयोग को आड़े हाथों तो ले ही रहा है और चुनाव आयोग के एक वोट चोरी के खिलाफ खुलासा तो कर ही रहा है। लेकिन अब इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से इनका चुनाव आयोग का समर्थन करते दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जैसे राहुल गांधी आप बिहार में देख रहे हैं, लगातार उनकी जन अधिकार यात्रा चल रही है, तो उसी समय बिहार के गया में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है औटा सिमरिया पुल का उनका लोकार्पण के तहत वो जो है बिहारियों को संबोधित भी किए थे। तो सबसे पहले उसी समय वो कल बिहार के गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार वासियों को संबोधित किया। आप तीसरे नंबर पर हम आपको दिखाते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। ये देश के दक्षिणी सिरे तमिलनाडु में जो है ये एम.के. स्टालिन के राज्य में ये वहाँ पे जो है अपना एक रैली कर रहे हैं और तमिलनाडु को जो है वो खासकर एम.के. स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन तथा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। हम तीनों चेहरों पर बात करेंगे, लेकिन एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि बिहार के गया में वो थे और बिहार के गया में ही औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन वो कर रहे थे। उन्होंने औटा सिमरिया पुल का लोकार्पण किया तथा उसके बाद उन्होंने बिहार वासियों को संबोधित करते हुए जो बातें उन्होंने कहा उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले बिहार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो औटा सिमरिया पुल का लोकार्पण करके और बिहारियों को संबोधित कर रहे थे, तो उनकी क्या स्पीच थी और क्या वो कह रहे थे, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर। साथियों, मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश में दिल्ली के लाल किले से हमने जब देशवासियों को संबोधित किया तो हमने एक खतरे को भांप लिया था और वो खतरा यही था कि देश में घुसपैठिए आ गए हैं और उन घुसपैठियों को बाहर करना है। प्रधानमंत्री ने तो अपना काम किया, उन्होंने बोल दिया कि हाँ, देश में घुसपैठिए तमाम राज्यों से, जहाँ तक लगभग विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ पे घुसपैठिए अक्सर जो है वो भीतर आ रहे हैं, देश के अंदर आ रहे हैं और घुसपैठ करके वो जो है तमाम तरीके से देशवासियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि देश में घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनका एक निशाना यही था कि जहाँ देश के जिस भी राज्य में विपक्ष की सरकारें हैं, वहाँ पे ही घुसपैठिए जो है घुसपैठ कर रहे हैं और जहाँ पे भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री या भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ पे घुसपैठिए का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे घुसपैठिए नाकाम है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने नहीं कहा। अब अगर हम इनकी बात की समीक्षा करें तो सोचिए 2014 में भारत सरकार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना
जो है शपथ ग्रहण समारोह किया। उन्होंने गद्दी लिया, प्रधानमंत्री बने और 2014 के बाद से आज 25 चल रहा, 25 ख़त्म होने के कगार पर लगभग 10 से 11 साल बीत गए हैं। अब 11 सालों में घुसपैठियों को रोकने का काम किसका है? भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 2014 से, और तभी से जो है गृह मंत्री चल रहे हैं। एक पहले टर्न में जो है आपने देखा कि रक्षा मंत्री जो इस समय राजनाथ सिंह है वो पहले गृह मंत्री थे, फिर उसके बाद अब अमित शाह जी लगातार बन रहे हैं। तो हमारे कहने तात्पर्य है जहाँ 2014 से और इन 10-11 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन घुसपैठियों को रोकने का काम किसका है? विपक्ष का है या जो है भारतीय जनता पार्टी का है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं। इस तरीके से खोखली बात करने से कि ये देश में घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उनको निकालने का काम कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे, या ममता बनर्जी करेंगे, या फिर उदयनिधि स्टालिन करेंगे, या एम.के. स्टालिन करेंगे, या फिर कौन करेगा? अमित शाह करेंगे, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? कौन किसका काम है ये? लेकिन ठीक है, चुनावी रैलियों में आप किसी को, विपक्ष को लगातार आप टारगेट करिए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन देश को गुमराह करके इस तरीके का जो बातें की जाती है वो अपने आप में काफ़ी हास्यास्पद है। और दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन कर रहे थे, उसका लोकार्पण कर रहे थे, तो उसी समय आपने देखा, आप देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरीके से वो जो है पुल पर चढ़ते हैं। उनके साथ नीतीश कुमार जो कि इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ लगातार वो औटा सिमरिया पुल का लोकार्पण किए। और उसके बाद जनता को जो है गमछा हिलाकर देखिए किस तरीके से एक एक करके जो है गमछा हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उसमें जोश भरने का काम कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको यही एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अब आपने देखा पिछली साल, अभी इस समय तो कोई बात नहीं, लेकिन पिछली साल आपने देखा है कि बिहार में पुलों की दर्जनों पुल लगभग एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन 12 दिन में लगभग 10-12 पुल जो है ढेर हो चुके थे। ये बिहार की कंडीशन है। पुल तो बनते रहते हैं, लेकिन उनका टिकना उतना ही जो है ज़रूरी है जितना कि इस समय जो है देश के प्रधानमंत्री जमे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश में या बिहार में पुल तो बनते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की सीमाओं को भेंट चढ़ जाते हैं, भेंट चढ़ जाते हैं और 1-2 साल 5 साल के अंदर वो पुल टूट जाते हैं लगातार। अब ये जो कह रहे हैं कि आप पहले देखिए कि मोदी जी स्क्रीन पर जो है आपके क्या लिखते हैं, ट्वीट के माध्यम से लिखते हैं, उल्लास और उमंग के माहौल के बीच बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एक ऐतिहासिक अध्याय का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। औटा सिमरिया पुल का लोकार्पण राज्य के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपने जो है देशवासियों को पुल दिया, बनाकर पुल दिया। लेकिन आज आपने जिस तरीके से आपने ये कहा है कि देश के लोगों को ये पुल सौंपने का सौभाग्य मिला, तो उसी ठीक कुछ दिनों बाद जब यही पुल, ईश्वर न करे, जब यही पुल जो है ढह के गिरेगा, तब भी आपको यही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको और नीतीश कुमार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि नहीं, जिस तरीके से हमने इतना अरबों और खरबों का खर्च करके ये पुल बनाया, करोड़ों खर्च करके ये पुल बनाया और ये चल ना सका, तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी आप नेता विपक्ष राहुल गांधी के ऊपर ना डाल सकते हैं और ना ही वो आपके तेजस्वी यादव के ऊपर डाल सकते हैं, पहली चीज़। अब दूसरे नंबर पर हम आपको दिखाते हैं, इन्होंने जिस तरीके से कहा घुसपैठियों, आपने बिहार देखा, सेम यही तरीका जो है इन्होंने बिहार के गया में जिस तरीके से जो भाषण दिया कि देश के घुसपैठिए जो है आ गए हैं, यही भाषण सेम उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिया, ममता बनर्जी के क्षेत्र में, कि यहाँ पे भी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों ये तरीका है। अब लगातार राहुल गांधी देखिए, लगातार राहुल गांधी की जन अधिकार यात्रा बिहार में चल ही रहा है। लगातार एक एक करके राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग को जो है उनको ऊपर टारगेट कर रहे हैं और लगातार उनकी चोरियों का खुलासा कर रहे हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जब प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी कोई सवाल करते हैं तो चुनाव आयोग उसका जवाब देता है, और जब राहुल गांधी चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हैं तब उनका जवाब जो है देश के इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग देते हैं। ये गजब संबंध चल रहा है। आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से SIR के मुद्दे को लगातार तूल पकड़ा है। SIR ने किस तरीके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किस तरीके से जो है पूरे देश में तहलका मचाया। राहुल गांधी एक एक करके चुनाव आयोग के एक परत दर परत खोले हैं, लेकिन इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करके, किसका समर्थन करके, इस समय लगातार राहुल गांधी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करी, जबकि वो चुनाव आयोग का समर्थन कर रही है। अच्छा आप बताइए कि देश में SIR होना जरूरी है। SIR का समर्थन हम करते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का समर्थन हम खुले तौर पर करते हैं, पूरा देश करता है। क्यों? क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक ना तो सही से जो है देश के मतदान आप देख रहे हैं कि पत्रावली आप खोल लीजिए तो लगातार कहीं न कहीं कोई मर गया तो उसका नाम आज तक कटा नहीं है।
ऐसे कितने भी समस्याएं है उसका SIR होना ज़रूरी है। बिहार में SIR नहीं, पूरे देश में SIR होना ज़रूरी है। तब एक मतलब तब एक ओरिजिनल आंकड़ा निकल के आएगा। अभी कहिए कि नहीं, एक 10x10 के रूम में 80 वोटर मिल रहे हैं और उसके बाद किसी एक महिला का जो है उम्र चुनाव आयोग बता रहा है 124 साल की। अब 124 साल की महिला जो है देश में है ही नहीं, और ब्रिटेन में भी नहीं। 124 साल की 115 साल की जो है सबसे उम्र दराज महिला ब्रिटेन की है। तो यहाँ पे अब उसमें मिंता देवी केस आया, मिंता देवी 124 साल बताई गई। ऐसे न जाने कितने भी जो है एक एक बाप के 50-50 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। उन 50 बच्चों के एक बाप, बताइए। मतलब इस तरीके का SIR ये टोटल गलत है। SIR को सही से पूरा करेक्शन करना चाहिए और चुनाव आयोग को अपनी गलती स्पष्ट माननी चाहिए। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कल वो पूरी तरीके से तमिलनाडु में थे और वहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन तथा उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को जो है टारगेट कर रहे थे। उनका भाषण क्या था, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, फिर उसके बाद हम बात बताते हैं। इस वाले ना तमिलनाडु का भला कर सकते हैं, ना देश का भला कर सकते। स्टालिन जी का एक ही एजेंडा है, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, और सोनिया गांधी का भी एक ही एजेंडा है, अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना। मगर मैं दोनों को कहना चाहता हूं, ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना उदयनिधि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दोनों जगह NDA का विजय निश्चित है, मोदी जी का विजय निश्चित है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि MK स्टालिन का एक ही टारगेट है कि अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना, और सुश्री सोनिया गांधी का जो है एक ही मंशा है कि अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। और ये दोनों ही ख्वाब दोनों लोगों की पूरी नहीं हो पाएगी। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी है देश के गृह मंत्री अमित शाह। इनका कहना है कि विपक्ष में जो भी हैं, जो भी राजनीति में उतरे हैं, जो भी सक्रिय हैं, ये कभी भी ना तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ना ही कभी भी ये जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब सोचिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो सक्रिय राजनीति में हैं, उनके बेटे सब कुछ कर सकते हैं। मतलब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह जो है देश में विधायक बन सकता है, वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। MK स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा विधायक जरूर बन सकता है। अमित शाह का बच्चा जो कि अजय शाह है, वो जो है BCCI का सचिव बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, ICC का जो है सचिव बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, MK स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, लालू प्रसाद यादव का लड़का जो है तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह का बच्चा जो है वो BCCI का सचिव बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये सब न तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ना तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। अब आप सोचिए, मतलब प्रेम कुमार धूमल का बच्चा लड़का जो है अनुराग ठाकुर देश में मंत्री बन सकता है, कैबिनेट मंत्री बन सकता है। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, अखिलेश यादव मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। ऐसे ढेरों ऐसे मिसालें हैं कि जो है भारतीय राजनीति में इस तरीके से खोखली बातें कर रहे हैं। हम आपको एक एक करके और दिखाते हैं। इस समय अगर हम अमित शाह की बात करें तो अमित शाह लगातार, मुझे लगता है या तो किस लिए उनकी ये स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, या जो है ये एक राजनीतिक विद्वेष के तहत ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है। उनकी ये मैं एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ आपको। वो लगातार कह रहे हैं कि जो SIR जो है बिहार में SIR वाला मुद्दा चल रहा है, तो SIR 2003 में हुआ था। उनका वक्तव्य आपने देखिए, वो 2003 उनका कहना है कि जो SIR वाला मुद्दा है वो 2003 में हुआ था, उसके बाद 2061 में हुआ था, फिर 2070 में हुआ था। आप खुद ही देखिए आपके स्क्रीन पर इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब क्या प्रॉब्लम है? मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरी तरीके से बेशर्मी को पार कर दिया है। देश की राजनीति में ना तो ठीक से एक जनता के हक की बात की जा रही है, ना तो जनता के मुद्दे की बात की जा रही है। इस समय अगर उत्तर प्रदेश में की बात करें तो उत्तर प्रदेश के देश के किसान इस समय काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हैं।
हर किसी खाद गोदाम पर ना तो किसानों को उचित खाद मिल पा रहा है, काफ़ी लंबी लाइनें आपको लोगों को देखने को मिल रही है। उस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री का जवाब आया है, आदेश आया है कि किसानों को किसी तरीके से परेशान ना किया जाए। जो खाद की कालाबाजारी की जा रही है उसको रोकी जाए, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है और किसानों को उचित जो है उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन उस मुद्दे पर ना तो देश के प्रधानमंत्री बोल पाए हैं और ना देश के गृह मंत्री बोल पाए हैं। ये विडम्बना है। मतलब देश के मुख्य मुद्दे जो हैं उसको इग्नोर करके जो छोछली बातें हैं उनको जो है पूरी तरीके से बात करना है। हम आपको दिखाते हैं, जब कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार के गया में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा क्या, और वहाँ पे भाषण में उन्होंने कहा क्या कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, जिससे यहाँ के मेरे भाई बहनों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। अब सोचिए, देश में इतना रोजगार हो गया है कि कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले और तमिलनाडु के जो एमके स्टालिन है, ये सब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, मतलब ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं ये लोगों का रोजगार छीन के खा रही हैं। मतलब देश का प्रधानमंत्री जो 2014 में सत्ता में आने से पहले ये बोला था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार भारतीयों को मिलेगा, आज 10 सालों में लगभग 20 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था देशवासियों को, लेकिन आज उसको नहीं मिल पाया। लेकिन भाषण में सिर्फ कहना है कि नहीं, हम आपको इतना रोजगार दे दिए हैं और आपका रोजगार और आपका हक ये विपक्ष की पार्टी पूरी तरीके से छीन कर खा रही है। ये लोग भ्रष्टाचार मचा रहे हैं। मतलब इस तरीके के भाषण जो है पूरी तरीके से ये भ्रष्टाचारी हैं। मतलब इस तरीके की बातें जो है देश का प्रधानमंत्री करते हैं। आप सोचिए, भ्रष्टाचारी को अगर बात करें तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये है। आप सोचिए कितने मतलब देश के जितने 25 लगभग सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेता जो कि कभी जो है किसी और पार्टी में थे, आज वो जो है उस पार्टी को छोड़कर आज भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। आपके स्क्रीन पर है, बीजेपी में आओ सारे केस माफ़ कराओ। और उसमें कुछ चेहरे का मैं नाम बता देता हूँ। जैसे पहला प्रमुख चेहरा था प्रफुल्ल पटेल का, जो 2023 में एनडीए ज्वाइन की और मार्च 2024 में सीबीआई ने इनका क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गया। दूसरे नंबर पर प्रताप सरनाइक, इनके बारे में अगर हम बात करें तो 2022 में सरनाइक ने एनडीए ज्वाइन की, 2022 में ही कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली। अब तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, हेमंत बिश्व शर्मा, ये पहले कांग्रेस में थे, अब इस समय ये असम के मुख्यमंत्री हैं। ये 2015 में बीजेपी ज्वाइन की, अब तक कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हुआ। शुभेंदु अधिकारी जो कि पहले तृणमूल कांग्रेस में रहा करते थे, टीएमसी के बड़े नेता थे, अब ये टीएमसी छोड़कर जो है भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। 2020 में बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद से कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ऐसे तमाम नेता जो कि भाजपा में भरे पड़े हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से ये इनके ऊपर ना तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है, क्योंकि भाजपा में चले गए तो भाजपा में ये पूरी तरीके से अच्छे बन गए हैं। इस तरीके की बात ये कर रहे हैं। अब सोचिए, यही नहीं, हम आपको कुछ और चेहरे दिखाते हैं। दी वॉशिंग मशीन सिंस 2024, 25 अपोजिशन लीडर फेसिंग करप्शन, प्रोब स्विच टू बीजेपी, 23 गेट रिप्राइव। अब इसमें कुछ चेहरे आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। अजीत पवार हैं, हेमंत बिश्व शर्मा हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, सीएम रमेश हैं, भावना गावली हैं, संजय सेठ हैं, के गीता हैं और नवीन जिंदल हैं। इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का ज़बरदस्त आरोप लगा, लेकिन अब ये उन पार्टियों को छोड़कर ये भाजपा में हो गए, तभी इनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, ये पूरी तरीके से धुल चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा तर्क रखते हैं, देशवासियों को क्यों गुमराह करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन अब बात करते हैं कि हम देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी की। इस समय उनकी रैलियों में इतना तगड़ा जुलूस निकल रहा है, इतना तगड़े लोग, मतलब इतनी भारी जनसंख्या में कि वोट चोर गद्दी छोड़कर जैसे नारे लगा रहे हैं। उनकी रैली आप देखिए सबसे पहले किस तरीके से मतलब भीड़ों के एक हुजूम उमड़ पड़ा है, और लग रहा है कि अब देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब जनता कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जान चुकी है। इनका देश को लोगों को गुमराह करना और देश को लोगों को भ्रमित करके सिर्फ देश की गद्दी पर बैठे रहना, सत्ता में रहना सिर्फ एक मकसद मात्र बन चुका है। ऐसा मैं नहीं, ऐसे देश की जनता कहने लगी है। और उसी की एकमात्र वजह है आज राहुल गांधी की रैलियों में पूरी तरीके से ये हुजूम दिखाई पड़ रहा है। अब ये अगर वास्तविक वोटर के रूप में बदल जाता है तो ये आप यकीन मानिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में या बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें काफ़ी कुछ सकारात्मक पहल दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले आप राहुल गांधी की वो जुलूस देखिए, वो कहते क्या हैं आपके स्क्रीन पर।
सवाल उठता है ये वोट चोरी क्यों करते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चोरी किया गया, क्योंकि अभी बताता हूं अग्निवीर का। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाए, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दे, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाई और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। और देखना बिहार, जैसे तेजस्वी जी ने कहा, बिहार के युवाओं से कोई इस बार वोट चोरी नहीं कर पाएगा। आपको मैं अब यहां पे 4-5 दिन से यात्रा में हूं, वोटर अधिकार यात्रा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों युवाओं से मिला हूं और सारे के सारे कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे हैं। पहला, हमें रोजगार चाहिए, हमें कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, बिहार में रोजगार चाहिए। और दूसरी बात, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये 2 नारे हैं। एक, हमें रोजगार चाहिए, दूसरा वोट चोर, गद्दी छोड़। आप सब यहां आए, बारिश में आए, धूप में आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। राहुल गांधी देश के संविधान को हाथों में लेकर और उसको जनता को दिखाते हुए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमिश्नर आपके वोटों की चोरी कर रहा है, आपके अधिकारों की चोरी कर रहा है। और ऐसा उन्होंने सबूतों के आधार पर पेश भी किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को रखा। और आज तक इसका जो है भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रही है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर चुनाव आयोग तक पूरी तरीके से सब लोग सकते में हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आते हैं सामने और तर्क देते हैं कि देश की महिलाओं का हनन होगा और उनकी गोपनीयता भंग होगी। मतलब आप ये सोचिए कि जब वोटिंग होता है तो पोलिंग बूथ के सामने सैकड़ों महिलाएं जो है लाइन में खड़ी होती हैं, वहाँ पर जाकर रिपोर्टर जो है उनसे बातें करता है, तब उनकी गोपनीयता भंग नहीं होती। मतलब बुरके उठाकर उनके चेहरों को जो है स्कैनिंग किया जाता है, तब गोपनीयता भंग नहीं होती। और इस तरीके से गोपनीयता भंग हो रही है। देश में लगातार बलात्कार हो रहे हैं, तब महिलाओं की इज्जत को तार-तार नहीं किया जा रहा है। उस पर कोई कानून नहीं बन पा रहा है कि नहीं एक ठोस कानून बन जाए, देश में एक मिसाल पेश हो जाए कि आने वाले समय में फिर इस तरीके से महिलाओं के साथ घटिया हरकत ना हो। उस पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन इन सब तर्कों को देश के महिलाओं की गोपनीयता भंग हो जाएगी, क्या तर्कहीन बातें हैं। आप सोचिए, मतलब एक व्यक्ति, उसके 50 बच्चे हैं और वो वोटर है। चुनाव आयोग कहता है कि भारत में कुछ ऐसे मकान हैं जो अब नहीं हैं, उनका मकान संख्या 0 है। अब मेरा एक सवाल है, मुझे नहीं लगता है, मैं खासकर अपने गांव देहातों या अपने विधानसभा को मैं लगभग मैंने सर्चिंग किया, तो उस सर्च ऑपरेशन में सबसे पहली बात तो ये आज तक नहीं निकल के किसी ने, मैं काफ़ी लोगों से पूछा, भैया आपका मकान नंबर कितना है, तो बताते हैं मेरा मकान नंबर 123, 132, 135, मतलब कुछ आंकड़े के साथ बताते हैं। लेकिन आप चुनाव आयोग कह रहा ऐसे हज़ारों घर हैं कि जिनका मकान संख्या 0 है। अब आप सोचिए, चलिए उसको भी मान लेते हैं कि हो सकता है कि
जो मकान पहले थे अब वो नहीं है, तो लेकिन कागजों में उनको जीरो कर दिया गया है। लेकिन ये बताइए ऐसे कितने हज़ार वोटर हैं कि जिनके जो है जिनके मतलब जिनकी आयु मतलब 124,000 बताई 124 साल बताई जा रही है। ऐसा पूरे देश में कोई व्यक्ति कोई महिला नहीं है। ऐसे कितने भी व्यक्ति हैं कि जो है 8x8 के कमरे में 80 वोटर रहते हैं। ये सब धांधलीबाजी नहीं तो और क्या है। चुनाव आयोग को बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जांच करना चाहिए और पूरा तरीके से इसके जांच को जनता के सामने रखना चाहिए। हम आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि जब देश की राजनीति में इस तरीके से 2014 से लेकर आज तक लगातार बेफुजूल की बातें होती रही है, जनता के हितों की बात, जनता के मुद्दों की बात अब जनता के मुद्दों की बात राजनीति में अब रह नहीं गया है। मैं आज की बात बता दूं, जबकि जनता के मुद्दों की बात शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भुखमरी, रोजगार इन सब के ऊपर जो है बात होनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अब राजनीति में सिर्फ कहीं घुसपैठिए आते जाते हैं, कहीं आतंकवादी आ जाते हैं, कहीं ये हो जाता है, कहीं वो हो जाता है। मतलब कहीं मस्जिद को तोड़कर मंदिर का नाम लिया जाता है, कहीं किसी चौराहे का नाम बदलकर किसी हिंदू के नाम पर रख दिया जाता है, कहीं किसी जो है ज़िले का नाम बदलकर, मतलब इन सब की बातें होती है। लेकिन जो देश के मुद्दों की बात है, जो जनता के हित की बात है, उस पर कोई भी बात नहीं किया। अब तो इस सब मुद्दों पे कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है देश में घुसपैठिया, चीन से संबंध, पाकिस्तान को ये कर देंगे, चीन को आंखें दिखा देंगे। होने जाने वाला कुछ नहीं है। ये हमारे देश की आर्थिक या सामाजिक ये राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है। ठीक है, आने वाले समय में राजनीति किस जगह करवट लेगी उस पर हम प्रमुख तरीके से बात करेंगे, लेकिन अभी तो बस यहीं तक। अब दोस्तों आपसे एक निवेदन करते हैं, आप इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर करिए और दबा के सब्सक्राइब करिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।